प्रेरण मोटर यानी कि इंडक्शन मोटर, है ना। देखो औद्योगिक रूप से एसी और डीसी दोनों प्रकार की मोटरों का उपयोग अपन करते हैं, सभी लोग करते हैं, है ना, एसी भी और डीसी भी। लेकिन डीसी के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि डीसी के आर्मेचर को और उसकी फील्ड को दोनों को ही अपने को सप्लाई देने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसी के विपरीत एसी जो मोटरें होती है उनके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही यानी कि उसकी स्टेटर को यानी कि फील्ड को ही सिर्फ अपने को सप्लाई देने की आवश्यकता पड़ती है, उसके रोटर को कोई सप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके रोटर के अंदर प्रेरण के द्वारा, मतलब किसके कारण, क्षेत्रीय, मतलब उसकी जो होती है फील्ड वाइंडिंग यानी कि जिसको बोलते हैं अपन क्षेत्र, है ना, जिसको हाँ क्षेत्र बोला जाता है, उसके ऊपर अपन जब सप्लाई देते हैं तो उसकी प्रेरण के कारण उसके रोटर के ऊपर क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस कारण से उसके अपने को रोटर को कोई सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। इसीलिए प्रेरण मोटर को, मतलब एसी प्रकार की मोटर को प्रेरण मोटर का नाम दिया गया है, क्योंकि उसके रोटर के अंदर क्षेत्रीय से प्रेरित होके यानी कि क्षेत्र चुंबक के कारण उसके रोटर के ऊपर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इसी कारण से एसी मोटर को प्रेरण मोटर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सबसे, जो प्रेरण मोटर होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, है ना। तो प्रेरण मोटर के प्रकार, पहले तो होती है वो 3 फेज या 5 फेज को दर्शाता है ना। थ्री फेज प्रेरण मोटर, और दूसरी होती है सिंगल फेज। प्रेरण मोटर यानी कि इसकी फेजों की संख्या के आधार पर ही अपने को प्रेरण मोटर के 2 भागों में दर्शाया गया है कि एक तो होती है 3 फेज प्रेरण मोटर और दूसरी होती है सिंगल फेज प्रेरण मोटर। देखो प्रेरण का मतलब समझ में आ गया ना। जैसे कि डीसी के अंदर क्या होता है, उसकी आर्मेचर और फील्ड दोनों को सप्लाई देनी पड़ती है, लेकिन एसी के अंदर क्या होता है, उसके फील्ड वाइंडिंग को ही सिर्फ अपने को सप्लाई देनी पड़ती है, और उसकी जो वो होता है अपना रोटर, उसके अंदर क्या होता है, परमानेंट पोल, मतलब मैग्नेटिक पोल स्थापित कर दिए जाते हैं, जिसके कारण से आप लोगों ने वो फेराडे का विद्युत चुंबकीय नियम पढ़ा होगा कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाता है तो उसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी के ऊपर क्या होता है, प्रेरण मोटर के रोटर के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो अब प्रेरण मोटर 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है 3 फेज प्रेरण मोटर और दूसरी होती है सिंगल फेज प्रेरण मोटर। तो 3 फेज प्रेरण मोटर भी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर इसका नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसके मोटर को अपने को उसके रोटर को भी सप्लाई देने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसके अंदर क्या होता है कि इसकी स्लिप रिंग्स के माध्यम से उसको सप्लाई दी जाती है, और स्लिप रिंग से मतलब तीनों स्लिप रिंग्स से उसके बाहर प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम क्यों क्या दिया आपने, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। अब स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का अभी सिर्फ अपन 3 फेज प्रेरण मोटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर इसका पहला भाग है। इस मोटर के रोटर को स्लिप रिंग्स के माध्यम से 3 बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, इसलिए इस मोटर का नाम स्लिप रिंग प्रेरण मोटर रखा गया है, ठीक है ना। तो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर बनाते हैं अपन, इसकी जो बाह्य संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है।
यहाँ पे लगाएंगे हम स्लिप रिंग्स। देखो रोटर से शाफ्ट को जोड़ दिया गया है। अब इसके ऊपर ये 3 स्लिप रिंग्स लगा दिए। ये होती है स्लिप रिंग्स। इसका जो रोटर है ना, उससे ये शाफ्ट के ऊपर इसकी ये 3 स्लिप रिंग्स लगा दी गई है। इसके रोटर को अपन क्या करते हैं, स्लिप रिंग्स के माध्यम से बाहर प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। इसी कारण से स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का नाम स्लिप रिंग प्रेरण मोटर किया गया, क्योंकि एसी मोटर जितनी भी होती है उनमें अधिकतर क्या मतलब किसी मोटर्स के भी अंदर स्लिप रिंग्स का उपयोग नहीं किया जाता। इस मोटर के अंदर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो शाफ्ट रोटर है उसको अपने को कैसे जोड़ना है, बाहर प्रतिरोध से जोड़ना है, इसलिए इसके अंदर स्लिप रिंग का प्रयोग किया गया है। इसलिए इसको स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का नाम दिया गया है। ठीक है ना। अब स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के बाद आती है अपनी स्क्विरल केज प्रेरण मोटर। स्क्विरल केज प्रेरण मोटर के अंदर क्या होता है, इसकी जो संरचना होती है, इसके जो मतलब इसके अंदर एक जो ये बोले कि इसका जो रोटर होता है उसकी संरचना एक गिलहरी के पिंजरे के समान होती है, इसलिए उसी के नाम के ऊपर इसको स्क्विरल केज प्रेरण मोटर का नाम दिया गया है ना। इसके अंदर जो रोटर प्रयोग होता है उसकी संरचना एक गिलहरी के पिंजरे के समान होती है। इस कारण से स्क्विरल केज प्रेरण मोटर का नाम स्क्विरल केज प्रेरण मोटर रखा गया। ठीक है ना। अब स्क्विरल केज प्रेरण मोटर के पहले से ही बता दिया गया है कि गिलहरी के पिंजरे के समान इसकी रोटर की संरचना होती है, तो अपन इसके रोटर को ही बनाते हैं।
तो ये होता है सिंगल फेज। सिंगल गेज रोटर। तो आ गया समझ में सिंगल गेज प्रेरण मोटर क्यों रखा गया इसका नाम, क्योंकि इसकी संरचना गिलहरी के पिंजरे के समान होती है, इसलिए इस मोटर को सिंगल गेज प्रेरण मोटर कहा गया है। तो अपन ने देखा 3 फेज प्रेरण मोटर के अंदर मोटर को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो सिंगल फेज प्रेरण मोटर है ना। सिंगल फेज प्रेरण मोटर को क्या विशेषता होती है इनकी, कि एक तो ये सिंगल फेज होती है और इनमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इनको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इनके एक फेज को 2 भागों में विभाजित किया जाता है ना। तो सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इस मोटर को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, या फिर कई जगह पे कैपेसिटर की भी मदद ली जाती है, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले सिंगल फेज प्रेरण मोटर के अंदर है सबसे पहला पॉइंट इसका स्लिप फेज प्रेरण मोटर है ना। कौन सी है? स्लिप फेज प्रेरण मोटर, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होती है, 2 वाइंडिंग्स होती है। एक तो होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरी होती है रनिंग वाइंडिंग, और दोनों वाइंडिंग्स को 90 डिग्री वैद्युतिक अंश पर रखा जाता है। फिर उसके बाद क्या चीज है इसके अंदर एक और, कि इसकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच से कनेक्ट किया जाता है। तो जैसे ही मोटर अपनी रनिंग अवस्था पूरी तरह से प्राप्त कर लेती है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हटा दिया जाता है और मोटर अपनी स्थायी एक रनिंग वाइंडिंग के साथ ही गतिमान रहती है। मतलब वो उसी रनिंग वाइंडिंग के साथ ही घूमती स्टार्टिंग वाइंडिंग वहां से उसके सेंट्रीफ्यूगल स्विच से हटा दी जाती है। दूसरी चीज ये होती है इसकी कि ये 0.5 आंसू शक्ति यानी कि 0.5 हार्स पावर में ही ये मोटरें बनाई जाती है, सिंगल फेज मोटर है ना, ठीक है ना। तो अपन बनाते हैं सबसे पहले इसके अंदर ये बनाएंगे अपन रनिंग वाइंडिंग और जो इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है दोनों 90 डिग्री पे रखी जाती है। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसके श्रेणी क्रम में क्या जोड़ दिया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। है ना, यहाँ पे बनाएंगे अपन मोटर। ये तुम्हारी सिंगल फेज प्रेरण मोटर। इस मोटर के अंदर ये रनिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री वैद्युतिक अंश पर रखी जाती है। ये लगा तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच को क्या कब ऑफ किया जाता है, जब मोटर अपनी रनिंग अवस्था में मतलब पूरी रनिंग अवस्था में आ जाती है। तो उसके टाइम पे क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच को यहाँ से हटा दिया जिससे कि इसकी रनिंग वाइंडिंग अलग हो जाती है, मोटर सिर्फ स्टार्टिंग वाइंडिंग अलग हो जाती है, मोटर सिर्फ रनिंग वाइंडिंग के ऊपर ही गतिमान रहती है यानी कि चलती रहती है ना। तो ये तो हो गया तुम्हारा स्लिप फेज प्रेरण मोटर है ना। इसके बाद बात करते हैं हम कैपेसिटर मोटर की। कैपेसिटर मोटर कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की।
कैपेसिटर प्रेरण मोटर। कैपेसिटर प्रेरण मोटर का पहला वाला भाग है स्थायी कैपेसिटर। स्थायी कैपेसिटर प्रेरण मोटर है ना। स्थायी कैपेसिटर प्रेरण मोटर में क्या है, पहले तो अपन इसको ऐसे सप्लाई दे देते हैं सिंगल फेज, ठीक है। इसमें सबसे पहले रनिंग वाइंडिंग जोड़ेंगे आप। रनिंग वाइंडिंग के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग्स, और यहाँ पे लगाएंगे इसके साथ में कैपेसिटर, है ना। तो ये रहा हमारा मोटर। ये कैपेसिटर, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये रही हमारी रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, ये रनिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और इसके साथ स्थायी रूप से, मतलब कि ये कैपेसिटर स्थायी रूप से लगा हुआ है ना। इसलिए इस मोटर का नाम क्या है, स्थायी कैपेसिटर मोटर। अब अगली की बात करते हैं हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अब कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में क्या लगाया जाएगा अपने यहाँ पे, कुछ भी अंतर नहीं है ज्यादा इसके अंदर दोनों में, सिर्फ ये है कि कैपेसिटर के साथ में श्रेणी क्रम में सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी जोड़ दिया जाता है। ये हमारा रोटर, ये कैपेसिटर, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्या होता है, जब मोटर अपनी फुल स्पीड में आ जाती है, मतलब अपनी पूरी गति प्राप्त कर लेती है, उस टाइम पे क्या होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच इस कैपेसिटर को यहाँ से हटा दिया जाता है, और कैपेसिटर के साथ साथ ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी यहाँ से हटा देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, रनिंग वाइंडिंग के साथ ही मोटर को चलती रहती है। इस मोटर की जो स्टार्टिंग टार्क होता है, स्टार्टिंग गति होती है, वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है, ठीक है ना। मतलब जहाँ पे अधिक स्टार्टिंग गति की, स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है, वहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के बाद आता है अपना स्थायी कैपेसिटर, सॉरी कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर के द्वारा ही तो मोटर को स्टार्ट किया जाता है, और कैपेसिटर रनिंग अवस्था में भी मोटर के साथ जुड़ा होता है।
तो वो मोटर कौन सी है? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, है ना। इसमें क्या होता है? सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग, उसके बाद सॉरी रनिंग वाइंडिंग, उसके बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग, फिर रोटर, और इसके बाद इसके साथ लगाए जाते हैं 2 कैपेसिटर्स। एक कैपेसिटर के साथ इसके साथ सेंट्रीफ्यूगल स्विच को लगा दिया जाता है। कौन सा स्विच? सेंट्रीफ्यूगल स्विच। जब मोटर अपने मतलब रनिंग अवस्था में प्राप्त कर लेती है, उस टाइम पे ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच एक कैपेसिटर को इसके साथ से हटा देता है और दूसरा कैपेसिटर इसके साथ स्थायी रूप से लगा देता है। इसलिए इस मोटर को कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर कहा जाता है ना। ठीक है, सिंगल फेज एसी, ये एसी का साइन है जहां पर इसका मतलब कहते हैं कि यहाँ पे एसी सप्लाई दी जा रही है। ठीक है ना, कहीं पे अगर एसी नहीं भी लिखा हो तो उसका मतलब एसी का साइन होता है, जिससे एसी विद्युत धारा को दर्शाया जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं अपन शेडेड पोल मोटर के ऊपर। शेडेड पोल मोटर जो होती है अपनी, वो भी सिंगल फेज प्रेरण मोटर है। इन सभी को मिटा रहा हूँ। शेडेड पोल जो मोटर होती है उसमें जो मुख्य वाइंडिंग होती है उसको सेलिएंट पोल के ऊपर लगाया जाता है। तो डायग्राम में आपको अलग समझना है।
वो दो बीमारी होती है। सेडेड पोल मोटर के अंदर क्या होता है कि इसकी जो सेलिएंट पोल होती है उसके ऊपर इसकी मुख्य वाइंडिंग स्थापित कर दी जाती है और जो सेडेड पोल होते हैं उनके ऊपर शॉर्ट सर्किट चालक स्थापित कर दी जाती है। ये होती है सेडेड पोल मोटर तुम्हारी, ठीक है।